जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस प्री टाइम बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्री टाइम बैच के अंतर्गत हम लोग प्रीलिम्स का प्रॉपर कंप्लीट रिवीजन यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। और इस रिवीजन के अंतर्गत मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और सेंट्रल बजट जो रहेगा उसको भी यहां पर शामिल करेंगे। तो आप यहां पर देखिए, इकोनॉमिक सर्वे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया है, 2 पार्ट में वो पूरी इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कराई गई है। अगर इकोनॉमिक सर्वे से कोई भी प्रश्न आएगा तो इस बात की गारंटी है कि वो उन्हीं दोनों वीडियो के अंतर्गत से आएगा। सिमिलर तौर पर जो यूनियन बजट हमारा इस बार का 2023-24 का, उस बजट के संदर्भ में मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जितने बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबका कलेक्शन आज की क्लास के अंतर्गत किया हुआ है। और आज की पूरी क्लास में हम लोग सेंट्रल बजट से बनने वाले हर प्रश्न को यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पूरा समय है अब से लेकर के एग्जाम तक का 40 दिन का जो आपके पास समय बचा हुआ है, इस समय का पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करिए। यहां पर आप लोगों को सिर्फ करंट अफेयर्स के कुछ नए टॉपिक्स ही पढ़ने, नए सोर्स से। बाकी अभी तक आपने जितना भी चीजें पढ़ा है बस उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिएगा। सोर्स जीएस के लिए चेंज नहीं करना है, सोर्स बस करंट अफेयर्स के लिए जो भी नया रिसोर्स यहां पर आपके पास आ रहा है उसको पढ़ते जाइएगा। ये आप लोगों को यहां पर करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बेसिक इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि बजट के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि संविधान का आर्टिकल नंबर 112 है। जैसे कई बार प्रश्न ये बनकर के आ जाता है, प्रश्न बनकर के आता है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है, बजट के संदर्भ में बात किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 112 है, ठीक है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट के बारे में बात किया गया है। लेकिन ध्यान यहां पर आप ये रखिएगा कि वहां पर कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। इस वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इसकी जगह पर हमने जिस शब्द का प्रयोग किया उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? बजट से संबंधित है। लेकिन वहां पर बजट के संदर्भ में एग्जैक्टली बजट टर्म का प्रयोग नहीं किया गया। वहां पर जिस टर्म का प्रयोग किया गया है उसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात क्लियर हो गया। बजट होता क्या है? तो जैसे आपके घर का बजट क्या होता है भाई, आप कितना प्राप्त कर रहे हो, आपकी इनकम कितनी है और आप पे कितना खर्चा और आप पे कितना एक्सपेंडिचर है, इसका एक कलेक्शन जो होता है उसको लोग बजट कहते हैं। सिमिलर तौर पर गवर्नमेंट के संदर्भ में, ठीक है, गवर्नमेंट के संदर्भ में एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, अच्छा, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के मध्य में चलता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का एक पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का जितना भी रिसिप्ट, गवर्नमेंट की जितनी भी प्राप्तियां होती हैं और गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जितना भी व्यय होता है, उनका जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग बजट कहते हैं। चूंकि मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसमें हम लोग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो रहता है आपका, उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो इकोनॉमिक सर्वे हमने डिस्कस किया था वो 2022-23 का था, ठीक है। हमने वहां पर पिछली बार, पिछले पूरे फाइनेंशियल में क्या क्या चीजें किया गया, कौन कौन से प्रोग्रेस हुआ, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। जो बजट होता है वो एस्टिमेटेड एक आकलन होता है। यहां पर एक हम अनुमान लगाते हैं कि हम इस पूरे ईयर में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा कमाएंगे और इतना पैसा हमको खर्चा करना है, ठीक है। और खर्चा कहां कहां पर करना है और कैसे कैसे कमाना है, इसी के कलेक्शन को लोग बजट कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जैसे कि आपने देखा था कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, मैंने आपको समझाया था कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होता है, ठीक है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत भी कई सारे अन्य छोटे छोटे प्रभाग होते हैं, कई सारे अन्य डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट में अगर आप ध्यान दोगे तो अर्थशास्त्र प्रभाग जो होता है वो इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करता है, जबकि जो बजट प्रभाग होता है वो बजट को तैयार करने में एक नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है। आपको पता है कि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, वो इनमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को यहां पर निभाते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होगा। तो जैसे आपने एक नाम सुना होगा वी अनंत नागेश्वरन, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जो अभी हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। तो कई बार प्रश्न ये भी बनकर के आ सकता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ठीक है। तो बजट, ये पूरा सिस्टम होता है। एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन बजट के बारे में वो आपको मैंने यहां पर दिया। भारत का जो पहला बजट था, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट था, वो 1947 में प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, इसी बजट के संदर्भ में मैंने आप लोगों को प्री टाइम बैच के अंतर्गत प्रॉपर बेसिक इंफॉर्मेशन और भी चीजें का दिया हुआ है कि भाई रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर को किस प्रकार से हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू में डिवाइड करते हैं, रिसिप्ट का कैसे डिवीजन किया जाता है, उसमें टैक्स के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को जो क्रैश कोर्स है हम लोग का प्री टाइम बैच का, उसमें डिस्कस किया है।
इकोनॉमिक्स की 10 घंटे की क्लास है, उसमें हमने पूरे 10 घंटे में, ठीक है, आपको सिर्फ 10 घंटे की वो क्लास करनी है, आपका पूरा इकोनॉमिक्स बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आपको रिवीजन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन में, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स रिवाइज नहीं हो पा रहा, या फिर मैं कहूँ तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी रिवाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऐसे पोर्शन को आप लोग उस क्लास से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो भाई, इस पूरे बजट के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स था, पहले हम लोग उस हाइलाइट्स को एक बार यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार ना हाइलाइट से ही प्रश्न बनता है, हम लोग पढ़ के जाते हैं पूरी गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रश्न आता है कुछ और ही डायमेंशन से। ठीक है, तो वैसी गलती हम लोग को नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो बजट है, ठीक है, आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का आम इलेक्शन होने वाला है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो बजट था ये अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट था। ठीक है, अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट, आपको पता है कि इलेक्शन वाला जो ईयर रहता है वहां पर हम लोग पूरा बजट जारी नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो उसको अपना बजट नया चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये भारत का अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही साथ ये बजट इंपॉर्टेंट इस वजह से और भी है क्योंकि ये हमारे अमृत काल का पहला बजट है। अब ये अमृत काल क्या है भाई, आपको पता है कि भारत की आजादी को 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के मध्य के जो पूरे 25 साल है, ठीक है, आने वाले जो हमारे 25 वर्ष है, उन 25 वर्ष को हम लोग अमृत काल के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे अमृत काल एक बहुत गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करी, हम अमृत काल मनाने जा रहे हैं, हम अपने 75 साल से लेकर के 100 साल के इस पूरे एरा में जब शिफ्ट होंगे उसमें हमको एक नए भारत की स्थापना करनी है। तो ध्यान रखिएगा 2023-24 का जो बजट है ये अमृत काल का पहला बजट माना जाएगा। इस बजट का मेन विजन क्या है, तो इंक्लूसिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की हमको निर्माण करना है, हमको एक ऐसा अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जहां पर सबका साथ और सबका विकास हो। तो ये बात यहां पर आप लोग ध्यान रखिए कि अमृत काल का पहला बजट है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट था। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोग ध्यान रखना। और देखो भाई, अच्छा अमृत काल कब से कब तक का, ये बात क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि आजादी के 75 साल से लेकर के 100 साल के मध्य का जो पूरा 25 साल होगा उसको हम लोग अमृत काल यहां पर मान रहे हैं। तो यहां पर लिखा भी है प्रॉपर कि दिस इज द फर्स्ट बजट ऑफ द अमृत काल। ठीक है, दिस बजट होप्स टू बिल्ड ऑन द फाउंडेशन लेड ऑन द प्रीवियस बजट एंड द ब्लूप्रिंट ड्रॉन फॉर द इंडिया एट द रेट 100। मतलब भारत की आजादी को जब 100 साल हो जाएंगे तब भारत कैसा दिखना चाहिए उसका ब्लूप्रिंट हम आज से तैयार करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो अमृत बजट बेहद इंपॉर्टेंट है, अमृत काल का ये पहला बजट है, इसलिए इस बजट से प्रश्न एग्जाम में अच्छे खासे बन सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा इस अमृत काल के लिए हमने कई सारे विजन, कई सारे हमने इसके एक अपॉर्चुनिटीज यहां पर डिसाइड किया हुआ है। जैसे कि देखो अमृत काल के लिए हमने 3 विजन यहां पर डिसाइड किए। ठीक है, ये 3 विजन है कौन कौन से, एक बार देखते हैं हम लोग। क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजन, नागरिकों के लिए एक अवसर की बात कर रहे हैं यहां पर, लेकिन साथ ही फोकस किस पर रहेगा, फोकस रहेगा यूथ पर, युवा वर्ग पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा, लेकिन नागरिकों के लिए भी जितने अवसर होंगे, अपॉर्चुनिटीज होगी, उनकी बात यहां पर किया जा रहा है। तो अमृत काल के अंतर्गत इंपावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी जो हमको यहां पर निर्माण करना है उसके लिए 3 विजन हमारे पास है। पहला फोकस ऑन यूथ, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजन, ये पहला हो गया आप लोगों का। सेकंड है भाई यूथ पर अगर हम फोकस करें तो हमको जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, तो ग्रोथ इन द जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन में वृद्धि करना, सेकंड विजन हमारा यहां पर यह है। और थर्ड विजन क्या है आप लोगों का, कि एक सुदृढ़ और स्थिर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हम लोगों को। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता है कि माइक्रो एक छोटे लेवल पर, मैक्रो बड़े लेवल पर। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट यहां पर एक ऐसा क्रिएट करना है जो कि स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो। तो ये 3 विजन है। अब एग्जाम में जो प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा, प्रश्न नहीं पूछेगा सिंपल तौर पर कि निम्नलिखित में कौन कौन से हमारे अमृत काल के लिए निर्धारित विजन है, और यहां पर 4 ऑप्शन आप लोगों को देगा। 3 ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजन विद द फोकस ऑन द यूथ, ठीक है, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान हम लोग को। सेकंड देगा रोजगार क्रिएशन, और थर्ड देगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमको स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करना है। 3 विकल्प, और चौथा देगा ऑल ऑफ द एबव। तो ध्यान रखिएगा चौथा जो यहाँ पर स्टेटमेंट आप लोगों का वो सही है। तो बजट से जो प्रश्न बनेगा ना दोस्तों, प्रश्नों का फॉर्मेट यही होगा, प्रश्न में कुछ नया चीज नहीं पूछी जाएगी, बस आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। अच्छा अब ये भी नहीं है कि सर हम याद करने बैठ गए कि अमृत काल के लिए 3 विजन, अमृत काल के लिए 3 विजन, नहीं, सिंपल समझो 3 विजन है, 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज है, और 7 हमारे टारगेट है। ठीक है, ध्यान रखना, देखो 7 प्रायोरिटीज है। ठीक है, 7 प्रायोरिटीज को हम सप्तऋषि कह रहे हैं।
तो 7 प्रायोरिटीज फॉर द बजट 2023 है, ठीक है, सप्तऋषि को हम लोग मानते हैं। इसके अलावा 3 आपके यहां पर विजन डिसाइड किए गए और 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज एट द रेट 100 के भारत ने यहां पर डिसाइड किया है। तो इस अमृतकाल की ये तीनों पॉइंट, 3 जो डायमेंशंस हैं, तीनों डायमेंशंस आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए कि 3 विजन है, तीनों विजन आपने यहां पर देख लिया। 4 अपॉर्चुनिटीज जो है उनको भी यहां पर देख लेते। कह रहा है कि बजट में इंडिया एट द रेट 100 तक पहुंचने से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान किया गया। 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज की बात की जा रही है, वो है क्या भाई? आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो था उसमें महिलाओं की पार्टनरशिप बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो तेजी से बढ़ रहा है, ये अपने में एक अच्छी बात है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना हमारा ये पहला टारगेट है, पहला अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है, इसको यहां पर बात किया जा रहा है। सेकंड एक है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम, ठीक है, ध्यान रखना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम की यहां पर बात की जा रही है। इसको शॉर्ट फॉर्मेट में आप लोग पीएम विकास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है, ध्यान रखना। अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, ये आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था, ठीक है। सेकंड है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, नाम से बहुत स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। विश्वकर्मा की बात की जा रही है तो विश्वकर्मा जी भगवान भी हमारे जो हिंदू एक पूरा सिस्टम है उसके अंतर्गत विश्वकर्मा जी को भगवान ही माना जाता है, ठीक है। जो कि जितने ये क्रिएटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो निर्माण किए जाते हैं, ठीक है, जो मतलब क्या कहते हैं उनको हम लोग आर्टिशियन जो कहते हैं, ठीक है, उनकी बात यहां पर करता है। इसके अलावा कौशल की बात की जा रही है तो कौशल यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो युवाओं को जॉब क्रिएशन में, ठीक है, उनके लिए स्किल ट्रेनिंग देना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ठीक है, ताकि उनका जो पारंपरिक ज्ञान है कौशल का उसका प्रयोग करके वो किस चीज का निर्माण कर सके। इसके लिए पीएम विकास स्कीम यहां पर स्टार्ट किया गया, ठीक है। मैं आपको पीएम विकास स्कीम संदर्भ में कुछ बेसिक पॉइंट दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा आप यहां पर। तो यहां पर लिखा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। एक बात और, अब मैं आप लोग को यहाँ पर होमवर्क देना स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग जब होमवर्क ना दो ना तो आप लोग एकदम निष्ठुर हो जाते हो, मतलब एकदम शांति से बैठे रहते हो, कोई काम धाम नहीं करना, सर तो पढ़ा ही देंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आज मैं जितने भी गवर्नमेंट स्कीम पर आप लोगों को टिक करके दूंगा वो किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, इस पर आप लोगों को ढूंढ करके नोट करना है, ठीक है, ये काम करना है। बाकी मैं सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को के संदर्भ में देने वाला हूं, लेकिन मिनिस्ट्री कौन कौन सी है ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और मैं बताऊंगा कि इस स्कीम का मिनिस्ट्री आप लोग देख लेना है, ठीक है। जैसे कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम है, नाम से बहुत स्पष्ट है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत होगा, ठीक है, लेकिन ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये आप लोग को होमवर्क के तौर पर नोट करना। देखो भाई ये स्कीम क्या कह रहा है पैकेज ऑफ असिस्टेंस फॉर द ट्रेडिशनल आर्टिशियन, जो पारंपरिक हस्तशिल्प कलाकार हैं, ठीक है, और जो क्राफ्ट्स पीपल है, ठीक है, जो हस्तशिल्प वाले पीपल है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम एक स्कीम लेकर के, इसका नाम है पीएम विकास। ध्यान रखना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीएम विकास के नाम से जानते हैं, ठीक है। विश्वकर्मा कौशल सम्मान की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। देखो विश्वकर्मा कौशल सम्मान की यहाँ पर बात हो रही है, तो पीएम विकास स्कीम इस वजह से है। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से पीएम विकास स्कीम का उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प देगा। पहला विकल्प देगा आप लोगों को क्या कि एमएसएमई को सपोर्ट करना, सेकंड विकल्प देगा हस्तशिल्प उद्योग को सपोर्ट करना, थर्ड दे देगा कि आपका आरबीआई का एक स्कीम है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर कार्य करेगा, और चौथा देगा कृषि संबंधित एग्रीकल्चर के लिए एक स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ध्यान रखना, पीएम विकास स्कीम हस्तशिल्प कलाकारों के लिए, ठीक है, क्राफ्ट पीपल्स के लिए, ट्रेडिशनल आर्टिशियन जो है, जो पारंपरिक कलाकार है, उनके लिए स्कीम स्टार्ट किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, जो स्किल ट्रेनिंग होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। इसका जो मेन फोकस है आप ध्यान रखना यहाँ पर, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वुमेन्स एंड द पीपल बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन, ठीक है, सुबेद वर्ग से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मेन तौर पर यह स्कीम स्टार्ट किया गया है। तो एक पहला स्कीम जो आज हमने देखा इस पूरे बजट के अंतर्गत, उसका नाम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएम विकास स्कीम के नाम से यहां पर जान रहे हैं। पॉइंट क्लियर? इसका मंत्रालय क्या है ये आप लोगों को नोट करना, पहला होमवर्क आप लोग नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं बात क्या कर रहा था, हम लोग बात ये कर रहे थे कि इस पूरे अमृत काल के अंतर्गत, ठीक है, एट द रेट 75 से लेकर के एट द रेट 100 के मध्य में गवर्नमेंट ने कुछ विजन, कुछ अपॉर्चुनिटीज यहां पर डिसाइड किया। 3 विजन क्या थे आपने देखा। पहला विजन बार फिर से आप लोग रिवाइजन करा, ध्यान रखना भाई, हम यूथ के लिए, ठीक है, एक फोकस होकर के अपॉर्चुनिटीज की यहां पर बात कर रहे हैं, फिर हम जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा है हम उसको स्टेबल और स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। 3 विजन आप लोग के यहाँ पर क्लियर। 4 अपॉर्चुनिटीज में पहली अपॉर्चुनिटीज क्या थी कि वुमेन्स का फाइनेंशियल इंपावरमेंट करने के लिए हम सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, स्वयं सहायता समूह का यहाँ पर सहायता लेंगे, ठीक है।
सेकंड स्कीम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, आपने उस स्कीम के बारे में जितना बेसिक इंफॉर्मेशन था वो यहां पर देख लिया, ठीक है। अगला कह रहा है कि हम मिशन मोड में पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, ठीक है। टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ द टूरिज्म, दरअसल कोविड के बाद से क्या हुआ ना, ठीक है, जब आफ्टर पेंडेमिक जो पूरी कंडीशंस थी उसके बाद से लोगों ने टूरिज्म बहुत कम कर दिया था, ठीक है, कोविड के टाइम पर। अब धीरे धीरे टूरिज्म को फिर से बढ़ावा देने पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, क्योंकि टूरिज्म जो है वो भारत में रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है, ठीक है। विदेशों से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं अपने यहाँ पर, तो पर्यटन के माध्यम से क्या होता है, टूरिज्म के माध्यम से क्या होता है, जॉब क्रिएशन होता है। तो हमारा जो टारगेट है ये भी है कि हम पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा दें। इसके अलावा पता है भाई कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ग्रीन ग्रोथ पर कार्य कर रही है। हम एक ऐसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर हम एनर्जी का यूज इस प्रकार से करें जो कि एफिशिएंट हो। तो जितने भी सेक्टर्स हैं, डिफरेंट जितने भी सेक्टर हैं, हम एफिशिएंट यूज ऑफ द एनर्जी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर की यहाँ पर बात करते हैं। तो हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ की बात 4 अपॉर्चुनिटीज में से एक के अंतर्गत यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये पूरी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 विजन, 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज यहां पर बात की जा रही है। अब देखो भाई, इसके अलावा यहां पर एक सप्तऋषि की बात किया गया, ठीक है। ये इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो सप्तऋषि है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए, ठीक है। कि अमृत काल के अंतर्गत ना हमने 7 प्रायोरिटीज डिसाइड किया, हमने 7 प्राथमिकताएं डिसाइड किया है। और अगर आप ध्यान दोगे तो जो पूरा बजट हमारा इस बार का है, उस पूरे बजट को भी हमने 7 अलग अलग प्रायोरिटीज में यहाँ पर डिवाइड किया है। जैसे कि मैं आप लोगों को 7 प्रायोरिटी यहाँ पर एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देना। क्या रहा है, रीचिंग लास्ट माइल। अच्छा, ये याद होना चाहिए, प्रश्न ऐसे ही आएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की 7 प्रायोरिटीज के अंतर्गत शामिल नहीं है, और यहां पर आप लोगों के सामने 4-5 विकल्प दे देगा, ठीक है। तो याद होना चाहिए, ठीक है, याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करना। रीचिंग लास्ट माइल मतलब अंतिम जो छोर है, जो अंतिम बिंदु है समाज का, हम उस तक पहुंच जाए। अंतिम बिंदु तक पहुंचने का मतलब यह कि समाज का सबसे वल्नरेबल जो ग्रुप है, हम उस तक सहायता पहुंचा पाए। रीचिंग लास्ट माइल, उसकी बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो अंतिम छोर तक पहुंचना पहली प्रायोरिटी हमारी है। फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, अवसंरचना और निवेश की बात कर रहा है, ये भी हमारी प्राइवेट प्रायोरिटीज के अंतर्गत शामिल है। फिर क्या है, अनलीशिंग पोटेंशियल्स, ठीक है। अनलीशिंग पोटेंशियल्स का मतलब ये होता है कि भाई समाज में जहां पर जिस सेक्टर के अंतर्गत जो क्षमता है, उस क्षमता को हम यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अनलीशिंग पोटेंशियल हमारा एक प्रायोरिटी के अंतर्गत यहां पर और शामिल है। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ, जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज में भी शामिल था, चौथे पॉइंट पर, वो ग्रीन ग्रोथ की बात यहां पर भी हम लोग कर रहे हैं। तो ग्रीन ग्रोथ तो आपका अपॉर्चुनिटी में से यहां पर कॉपी हो गया, ठीक है। यूथ पावर, ये भी आपका विजन के अंतर्गत से कॉपी हो गया, ठीक है। तो ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, युवा शक्ति की यहां पर बात की जा रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर, जो वित्तीय सेक्टर हमारा है, उसको इंप्रूव करना, उस पर हमारी कुछ प्रायोरिटीज यहां पर डिसाइड किया गया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो भाई हमारा है कि इंपावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का निर्माण करना अमृत काल का कंप्लीट विजन है। अमृत काल का जो कंप्लीट विजन है वो है क्या है, कि हम एक ऐसे इंपावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का निर्माण करें जहां पर भारत एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास जो है वो भी आपका यहां पर शामिल होगा, ठीक है। तो ये 7 प्रायोरिटीज को हमने क्या नाम दिया है, हमने सप्तऋषि का यहां पर नाम दिया है, ठीक है। सप्तऋषि का नाम दिया है। ये 7 हमारे लिए दरअसल मार्गदर्शक स्तंभ है, ठीक है, मार्गदर्शक स्तंभ है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के अमृत काल के लिए 7 मार्गदर्शक स्तंभ है, ठीक है। तो अमृत काल का बजट आप यहाँ पर देख लिखा हुआ है, अमृत काल का पहला बजट है। 3 इसके अंदर का ध्यान रखना, मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज कराऊं, 3 विजन, 4 आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज मतलब परिवर्तनकारी अवसर की यहाँ पर बात किया गया है, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास स्कीम क्या है वो भी आपने यहाँ पर देखा, और फिर आपने देखा सप्तऋषि के बारे में, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अब समझो, इसके अलावा इस बजट में कुछ और हाईलाइटेड जो पॉइंट है, पहले हम लोग उस पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं, जो जिससे कि प्रश्न बनने की संभावना 99% यहाँ पर रहती है, ठीक है। अगर प्रश्न बनेगा तो मोस्टली प्रश्न यहां से बन सकता है, ध्यान रखना। कैपेक्स की बात कर रहा है। कैपेक्स क्या होता है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का पूरा कलेक्शन होता है, उसको लोग बजट कहते हैं। यहां पर हम लोग बात करें एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट के व्यय की। व्यय में भी हम बात करें, 2 प्रकार के व्यय होते हैं, 2 प्रकार के खर्चे होते हैं। एक खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो क्या जा रहा है यहां पर, इसके अंतर्गत कह रहा है कि लगातार तीसरे वर्ष, याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत हमने लगातार तीसरे वर्ष यहां पर वृद्धि किया है। इस बार जो वृद्धि हुआ है वो 33% बढ़ा है,
33% कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने बढ़ाया है और इसको हमने पहुंचा दिया कहां तक, 10 लाख करोड़ रुपए तक। ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट इस बार हमने तय किया है, जो कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में 33% यहां पर इंक्रीज किया गया है। एक तो पॉइंट आप लोग को यहां पर ये ध्यान रखना है। फिर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ये इस पूरे लास्ट डिकेड का सबसे अधिक कैपेक्स, यहां पर बात हो रही है कि सबसे अधिक हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यहां पे खर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक पॉजिटिव टर्म है, ये बात आप ध्यान में रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, सड़क का निर्माण, ठीक है, इंडस्ट्रीज का निर्माण, परिवहन का निर्माण, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का निर्माण, इसको मतलब कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पेंशन, सैलरी, इन सब चीजों पे जो खर्चा होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक सूचक होता है। बातें क्लियर है। 33% की वृद्धि किया गया, पहला पॉइंट। 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, दूसरा पॉइंट। एक दशक का सबसे हाईएस्ट है, लगातार तीसरे वर्ष बढ़ा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में जीडीपी का 3.3% कैपेक्स हमने डिसाइड किया है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो हमने कैपेक्स डिसाइड किया यहां पर, वो जीडीपी का 3.3% है। एक पॉइंट यहां पर ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर और ऐड किया गया, इसका नाम इसने नया टर्म दिया है, प्रभावी पूंजीगत व्यय। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हम लोग ने इफेक्टिव टर्म कहीं पर प्री टाइम बैच के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है भाई, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उसको कहते हैं जब, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अनुदान के तौर पर राज्यों को कुछ पैसा देती है। जो गवर्नमेंट वो पैसा देती है, हम लोग उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत शामिल करते हैं, हम लोग राजस्व खर्चे के अंतर्गत वो शामिल करते हैं। लेकिन दरअसल जो राज्यों को पैसा मिलता है, राज्य उस पैसे में से एक बहुत बड़ा हिस्सा कैपिटल निर्माण में भी करती है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तौर पर भी करती है। इसलिए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे देती है, अनुदान देती है, उसमें से जितना पैसा हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिया है उसको भी यहां पर ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 10 लाख करोड़ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है, लेकिन जो हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 13.7 लाख करोड़ यहां पर डिसाइड किया गया है। 13.7 लाख करोड़ पर डिसाइड किया गया है, जो कि टोटल जीडीपी का 4.5% है। ठीक है, तो यहां पर अब पॉइंट समझना, मैं फिर से आप लोग याद करा रहा हूं, यहां से प्रश्न बन कैसे कह सकते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न बन सकता है, नोट कर लेना भाई। ठीक है, पहली बात, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, हम लोग दोनों की बात अलग अलग करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो लगातार तीसरे वर्ष बढ़ा है, पहला पॉइंट। 33% इस बार बढ़ा है, दूसरा पॉइंट। वर्तमान में कितना हो गया, 10 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया आप लोगों का। इसके बाद क्या, पिछले एक दशक में सबसे अधिक इस बार तय किया गया है। इसके बाद वर्तमान जीडीपी का ये 3.3% हो चुका है। ठीक है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, हमने 13.7 लाख करोड़ किया, जो कि जीडीपी का 4.5% यहां पर आप लोगों का है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोगों की थी, चूंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि किया गया है और गवर्नमेंट कह रही है, देखो गवर्नमेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर यही है, हम कैपिटल चीजों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखो ना, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, मैं किसी गवर्नमेंट का पक्ष नहीं ले रहा हूं। देखो एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आपको हर गवर्नमेंट की अच्छी बुरी बातों पर डिस्कस करना आवश्यक होता है। जब से गवर्नमेंट आई है, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट आई हुई है, उन्होंने अपने जो पैसे हैं उनको एक ऐसे अप्रोच पर खर्चा करना प्रारंभ किया कि भाई रोड का निर्माण इतने खतरनाक तरीके से हो रहा है कि आप देखो। ठीक है, नितिन गडकरी का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो इतना शानदार तरीके से सड़क और परिवहन का निर्माण कर रहा है कि इससे कोई मतलब कोई तर्क ही नहीं है इसके अलावा वहां पर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रहा है, ये अपने में बहुत अच्छी बात है। इसके आंकड़े यहां पर आपने देखा, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कुछ तुलना किया गया पिछले ईयर से कंपैरिजन में, जैसा कि 7.3 लाख करोड़ रुपए जो था आप लोगों का 2022-23 में ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था। हमने 33% का वृद्धि किया, हम कहां तक पहुंच गए, 10 लाख करोड़ तक पहुंच गए। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर से। ठीक है, इसके अलावा क्या, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो 2023-24 के लिए 13.7 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का 4.5% है, और ये 10 लाख करोड़ जो आप लोगों का है ये जीडीपी का 3.3% है। ठीक है, ये दो आंकड़े आप लोगों के पास यहाँ पर और हो गए। ठीक है, ये आप लोगों को ग्राफ आप समझ में आया। ठीक है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी, मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट एफर्ट करके आप लोगों को टॉपिक समझाया है। अब अगर यहां से प्रश्न पूछा और आपने गलत करके आया तो फिर सोचो आपको, मतलब अगर चुल्लू पर पानी कहीं पर मिले और उसमें नाक रगड़ने से कोई फायदा हो तो रगड़ लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने एक एक टॉपिक को एकदम जितने तरीके से डिस्कस कर सकता हूं उतने पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किया है कि अगर कैपेक्स से प्रश्न पूछेगा तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं यहां पर। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब देखो
इस बजट के अंतर्गत कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिन पर आप लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि ये जो बजट है 2019 में हमने पहली बार एक टू प्रोज्ड ग्रोथ स्टडी डिस्कस किया था। ठीक है, हमने बजट के अंतर्गत पहली बार 2019 में, ठीक है, एक द्विआयामी विकास रणनीति स्टार्ट किया था। ठीक है, टू प्रोज्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी द्विआयामी है, टू डायमेंशनल है। कौन से डायमेंशन यहाँ पर शामिल किए जा रहे हैं? पहला डायमेंशन क्या है? पहला डायमेंशन है कि इंसेंटिवाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर, हम जो निजी क्षेत्र है उसको प्रोत्साहन दे। तो आपको पता कि भाई गवर्नमेंट जो वर्तमान में कार्य कर रही है वो निजी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सपोर्ट करके निजी क्षेत्र कुछ आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट हर खर्चा नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट कहते हैं तुम प्राइवेट सेक्टर हो, तुम खर्चा करो, हम तुमको डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तमाम चीजें करेंगे। तो इंसेंटिवाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर पहला इसका डायमेंशन है। सेकंड डायमेंशन क्या है? सेकंड डायमेंशन यहां पर है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नमेंट का है ही बहुत लंबे समय से एक स्लोगन चल रहा है, कैपेक्स बढ़ाना, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, अभी आपने उसके आंकड़े देखा यहाँ पर, डिसइन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, और इन सब के माध्यम से क्या करना है? रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट ने 2019 में पहली बार एक टू प्रोज्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी स्टार्ट किया था, उसी के अंतर्गत हमने इस बार का बजट भी यहां पर जारी किया है। ठीक है, वो टू प्रोज्ड स्ट्रेटजी है क्या? पहला है कि हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे, सेकंड है कि हम कैपेक्स बढ़ाएंगे, हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये आपकी जो द्विआयामी रणनीति है, इसी के अंतर्गत 2023-24 का जो बजट है वो भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर ये हुआ। आपने देखा कि चूंकि अभी आपने पढ़ा भी कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये अंतिम कंप्लीट बजट है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस बजट के माध्यम से लोगों को थोड़ा बहुत आकर्षित कर सके अपनी तरफ। ठीक है, गवर्नमेंट ने वही किया, गवर्नमेंट ने नई आयकर व्यवस्था यहाँ पर स्टार्ट किया। ठीक है, नया इनकम एक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, जितने टैक्स स्लैब थे उनको कमी किया, बहुत बड़ी मात्रा में कमी किया है। जो लोग इनकम टैक्स भरते होंगे उनके पास समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा गवर्नमेंट ने यहाँ पर फायदा किया है। ठीक है, हालांकि जो भी पुराना टैक्स स्लैब सिस्टम है वो भी चल रहा है और नया टैक्स स्लैब यहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्च कर दिया है, तो जिसको जो करना वो कर ले। ठीक है, हाँ, डिफॉल्ट के तौर पर आपका नया आयकर व्यवस्था यहाँ पर लागू रहेगा, ये बात इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। गवर्नमेंट ने कुछ काम यहाँ पर और भी किए हुए। ठीक है, उन स्कीम्स को हम लोग अभी आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। एक पॉइंट जो यहाँ पर आप लोगों को और ध्यान रखना है कि रेलवे के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हमने बढ़ा करके अभी तक का सर्वाधिक 2.4 लाख करोड़ रुपए यहां पर तय किया है। रेलवे के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उसकी मात्रा 2.40 लाख करोड़ रुपए यहां पर तय किया गया, जो कि 2013 और 14 के कंपैरिजन में 2013-14 से कंपैरिजन क्यों किया गया है? सोचो, मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले की बात हो रही है। ठीक है, 2013-14 से कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसके कंपैरिजन में हम रेलवे में कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर हमने 9 गुना अधिक वृद्धि किया है। ठीक है, 9 टाइम्स यहां पर इंक्रीमेंट किया है, इसकी बात यहां पर बताई जा रही है। तो बजट के संदर्भ में जितने बेसिक इंफॉर्मेशन पॉइंट थे मैंने आप लोगों से यहां पर अभी तक बताया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ी कुछ अन्य बातों को यहां पर। ठीक है, देखो भाई, जो अन्य बातें हैं उनको जब मैं आप लोगों से स्टार्ट करूँ तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं आप लोगों से बेसिक तौर पर एक अच्छे से हर पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते चलो। ठीक है, हाँ चलो, देखो भाई, देखो सप्तऋषि में ना ये जो 7 प्रायोरिटीज है, इसमें जो आप लोगों का पहला एक टॉपिक है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट के जितने एफर्ट्स होंगे उनको यहाँ पर एक बार देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में गवर्नमेंट कर क्या रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट पहले क्या कर रही है उसको यहाँ पर एक बार देखते हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न यहाँ से बनेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। मैं जितनी स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ और ये पीडीएफ मैंने बहुत मेहनत से कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बनाया है, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। पीडीएफ अपने पास रखना, इसको ओपन करना, डाउनलोड करना, प्रिंट कराना, जो करना होगा। बहुत लंबा नहीं है, 14 पेज का ही पूरा पीडीएफ आप लोगों के पास है। इस 14 पेज का पीडीएफ को कंप्लीट अगर आप लोग रीड कर जाओगे, आप लोगों का बजट पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर हो जाएगा। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को कहीं और से मिलता है उसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखो, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पहला एफर्ट किया वो किया कदन के क्षेत्र में। कदन क्या होता है भाई? कदन या फिर लोग कहते हैं मिलेट, या फिर लोग कहते हैं मोटा अनाज। और एक नया टर्म अभी रिसेंट में घोषित किया गया है, इसको हम कहते हैं श्री अन्न। अब एग्जाम में प्रश्न पता है क्या आएगा? श्री अन्न क्या है? ठीक है, 4 विकल्प देगा वहां पर कि गेहूं की एक नई प्रजाति। ठीक है, सेकंड देगा कि टमाटर की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रजाति। थर्ड देगा DMH 70 सरसों की नई प्रजाति। और चौथा विकल्प देगा क्या? मोटे अनाज। बहुत से लोग कंफ्यूज रहोगे कि भाई है क्या कदन? श्री अन्न तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो श्री अन्न ध्यान रखना, श्री अन्न हम लोग कदन को ही कह रहे हैं, मिलेट्स को ही कह रहे हैं। श्री अन्न क्या है ये बात बेहद इंपॉर्टेंट तौर पर आप लोगों को पता होना चाहिए।
गवर्नमेंट भारत को, ठीक है, ग्लोबल हब, मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब घोषित करने के लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स, ठीक है, ग्लोबल हब फॉर द मिलेट, जो श्री अन्न भी कहते हैं, गवर्नमेंट एफर्ट यहाँ पर कर रही है, ठीक है। एक तो पहला गवर्नमेंट का यहाँ पर ये लक्ष्य है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो यहाँ पर, तो गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मिलेट रिसर्च हैदराबाद में स्थापित किया, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, मोटे अनाजों के लिए, श्री अन्न के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट की यहाँ पर स्थापना किया है, कहाँ पर, हैदराबाद में। पीछे से प्रश्न क्या आएगा कि हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मिलेट रिसर्च कहाँ पर है, ठीक है। 4 विकल्प देगा ABCD करके, हैदराबाद उसका सही आंसर है। ध्यान रखना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है वो हैदराबाद में लोकेटेड है। पहला पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया, पहला नहीं दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया श्री अन्न, सेकंड पॉइंट हो गया आप लोगों का ये। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना भाई, कदम के लिए 2023 जो है वो क्या है, वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी हमने यहाँ पर घोषित किया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक बार तबियत खराब हुआ है और उस तबियत 1 सप्ताह से ऊपर हो चुका मेरा, मैं तबियत अभी तक रिकवर मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया इस समय ना वायरल से बच करके रहो। हेल्थ पर अगर आप अपने पूरे दिनचर्या में 10 घंटा पढ़ाई करते हो तो 1 घंटा अपने शरीर पर ध्यान दो, थोड़ा बहुत योगा, व्यायाम, फिटनेस के लिए कुछ करते रहो, बहुत जरूरी चीजें हैं। अब देखो, ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मिलेट रिसर्च कहां पर है, हैदराबाद में। अच्छा, इसको हम कर क्या रहे हैं, हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया हुआ है, उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर घोषित किया है, ताकि हम मिलेट के संदर्भ में और रिसर्च यहां पर कर सके। गवर्नमेंट यहां पर कुछ आंकड़े और देती है, आंकड़े क्या देती है, कहती है कि वी आर द, नोट कर लेना, पीएसएस और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हम पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 उत्पादक यहां पर है, ठीक है। मिलेट के संदर्भ में भारत जो है नंबर 1 उत्पादक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, हम श्री अन्न का, हम जो मिलेट्स होता है उसका हम सेकंड निर्यातक है पूरे विश्व भर में, और पहले उत्पादक है, ठीक है। तो ये भाई कहीं पर नोट कर लेना, फर्स्ट हम उत्पादक है पूरे विश्व में, उत्पादक में पहले नंबर पर है, और सेकंड नंबर पर क्या है, निर्यातक के तौर पर है, एक्सपोर्टर के तौर पर है, ठीक है। तो ये 2 इंफॉर्मेशन आप लोगों का श्री मिलेट के संदर्भ में और हो गया, ठीक है। यहां पर बता रहा कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द श्री अन्न जो है, अच्छा प्रश्न ये भी आ सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न ये कहां पर लोकेटेड है, ये भी वही है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को ही हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न के नाम से भी जान रहे हैं, जो कि हैदराबाद में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स कदम के संदर्भ में, मिलेट के संदर्भ में जो आप लोगों से प्रश्न मिल सकता है, प्रश्नवा ध्यान में रखना, ठीक है, प्रश्नवा यहीं से बनेगा, गारंटीड है मेरा एकदम से, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारे इन्वेस्टमेंट, कई सारे यहाँ पे प्रयास और किए, जैसे कि एक स्कीम यहाँ पर जो क्या कह रही है, स्कीम का नाम है, ठीक है, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है, आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम जो है, इसकी यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ठीक है। नाम क्या है प्रोग्राम का, आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम, ठीक है, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 2200 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। प्रोग्राम का नाम फिर से देख लेना, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या है ये भी समझ लो। उद्देश्य है कि हम डिसीज फ्री, हम रोग मुक्त और क्वालिटी वाला, जिसमें मतलब गुणवत्ता अच्छी हो, ऐसे प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर सके यहाँ पर, ठीक है, और हाई वैल्यू के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, बागवानी फसलों के अंतर्गत हम जिनका उत्पादक क्षमता ज्यादा हो उनका उत्पादन कर सके, इसके लिए हमने आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट किया। प्रश्न क्या आएगा कि आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम किस वजह से स्टार्ट किया है, किसका उसका उद्देश्य क्या है, तो डिसीज फ्री, ठीक है, रोग मुक्त, क्वालिटी प्लानिंग, ठीक है, और हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन करना, ये इसका टारगेट यहाँ पर, ठीक है। तो आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम आप लोगों के संदर्भ में यहाँ पर ये है। इसके अलावा देखो कह रहा है एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की बात कर रहा है, कृषि त्वरक कोष की बात कर रहा है। जो कृषि त्वरक कोष है ये है क्या, ठीक है, ये एग्री स्टार्टअप जितने भी, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए हमने एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की यहाँ पर स्थापना किया, कृषि त्वरक कोष की यहाँ पर स्थापना किया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना एग्रीकल्चर सेक्टर के संदर्भ में। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पर एक स्कीम और है जिसको मैंने अभी आप लोगों के लिए स्किप कर दिया था, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर ये स्कीम बेहद इंपॉर्टेंट है। पीएम प्रणाम नाम है इस स्कीम का,
नमवा, अच्छा गवर्नमेंट की जितनी स्कीम होती है ना, नमवा बड़ा खतरनाक ये लोग रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक पीएम विकास देखा था, ठीक है, विश्वकर्मा कौशल सम्मान कौशल स्कीम जो थी, ठीक है। इसके अलावा एक स्कीम से नाम पीएम प्रणाम। अब प्रणाम का फुल फॉर्म देखो क्या है, पीएम प्रोग्राम फॉर द रिस्टोरेशन अवेयरनेस नोरिशमेंट एंड द एमिलिडेशन, पता नहीं दुकान शब्द लिखा हुआ है, ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। इसके लिए पीएम प्रणाम स्कीम यहां पर स्टार्ट किया गया है। अब कंफ्यूजन क्या होगा पता है, अगर प्रश्न पूछा कि पीएम प्रणाम स्कीम का उद्देश्य क्या है, आप सोचोगे नंबर से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, याद करो इसका उद्देश्य है क्या। उसका उद्देश्य ये है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा, ठीक है, वो फर्टिलाइजर के कम उपयोग करने के लिए, जो कि आपको पता कि भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर का अनावश्यक और अवैज्ञानिक तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। किसानों को ये, चूंकि उनके पास नॉलेज होती है, उनको ये लगता है कि जितना फर्टिलाइजर यूज करोगे प्रोडक्शन उतना बढ़ जाएगा, बल्कि ऐसा होता तो है नहीं। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात के लिए स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिवाइज कर रही है, पैसे दे रही है, कुछ राशि प्रदान करी, सहायक राशि, कि आप अपने किसानों से समझाओ और उनको बताओ कि फर्टिलाइजर का एक नियमित मात्रा में यूज करें, बैलेंस यूज करें केमिकल फर्टिलाइजर का, उससे ज्यादा प्रयोग यहां पर ना करें, ताकि मदर अर्थ की जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, उनकी जो रिस्टोरेशन क्षमता है वो बनी रहे। इसके लिए पीएम प्रणाम स्कीम यहां पर स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो पीएम प्रणाम स्कीम ध्यान रखना मदर अर्थ के लिए है, ठीक है, जो हमारी मातृभूमि है उसके लिए हम यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। कुछ याद करने का तरीका आप लोग डेवलप कर सकते हो। पीएम प्रणाम का उद्देश्य है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिवाइज करेगा, ठीक है, कुछ सहायक राशि देगा इस बात को प्रमोट करने के लिए कि हम केमिकल फर्टिलाइजर का बैलेंस यूज यहां पर कर सके, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का हम बैलेंस यूज कर सके। इसके लिए पीएम प्रणाम स्कीम यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो एक पीएम प्रणाम स्कीम आपने देखा, आपने पहले पीएम विकास देखा, आपने श्री अन्न के लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। ये सारे कृषि सेक्टर के अंतर्गत गवर्नमेंट की स्टार्ट की गई कुछ स्कीम्स है। अब आप लोग काम ये करना है, सेकंड काम, एक आपको मैंने बताया था पीएम विकास स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत है, ये आप लोग को नोट करना है। सेकंड तौर पर तुरंत गूगल सर्च करना और आप लोग उसको नोट करो कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। क्लास जब खत्म होगी तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे सबका कमेंट यहां पर आना चाहिए कि ये स्कीम इस मंत्रालय के अंतर्गत है, ये स्कीम इस मंत्रालय के अंतर्गत है, और सारी स्कीम का एक लिस्ट यहाँ पर बनकर आना चाहिए। जो सबसे अच्छे से देगा आंसर उसके मैं मैसेज को पिन कर दूं ताकि सब लोग यहाँ पर उसको देख करके याद कर सके, ठीक है। तो पीएम विकास, पीएम प्रणाम, ये दो स्कीम की मिनिस्ट्री आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो मैं यहाँ पर आप लोग और आगे बढ़ता हूँ क्लास को, ठीक है, थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूँ। कहाँ गया आप लोगों का, एक सेकेंड। प्रायोरिटीज, 7 प्रायोरिटीज थी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यहाँ पर आपने देखा। सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो देखें इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर मैं कहूँ आपको कि रीचिंग लास्ट माइल, ठीक है। रीचिंग लास्ट माइल के अंतर्गत गवर्नमेंट सोशल सेक्टर में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कर रही है इसकी बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ा बेहद इंपॉर्टेंट है। आंकड़ा कह रहा है कि हमने एक्सपेंडिचर में वृद्धि किया किस क्षेत्र में, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सेक्टर के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में हमने जीडीपी का जो रेशियो हमको यहाँ पे खर्चा करना है उसमें हमने वृद्धि किया है। कैसे भाई, देखो हमने 1.4% 2019 में फाइनेंशियल ईयर में खर्चा किया था हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत, हमने उसको बढ़ा करके 2.1 किया हुआ। हमारा टारगेट कितना है, 2.5 है, ठीक है। अभी हमने 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने 2.1% यहाँ पर जीडीपी का खर्चा किया था। एजुकेशन में आप देखोगे तो 2.8 से बढ़कर हम 2.9 हुए। अब गवर्नमेंट कितना भी कह ले कि हम एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करें, आप देखो ना जीडीपी का केवल 10.1% यहाँ पर इंक्रीमेंट गवर्नमेंट ने किया है क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों को एक आंकड़ा दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ बात किया गया हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनकी, यहाँ पर हम लोग वो सारी स्कीम्स यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट का पहला प्रोग्राम है वो है स्किल सेल एनीमिया को दूर करने का। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा कि सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, स्किल नहीं, सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है, ठीक है, ये सिकल सेल एनीमिया को दूर करने का टारगेट गवर्नमेंट ने कब तक का किया है, तो गवर्नमेंट ने टारगेट किया कब तक, 2047 तक, ठीक है। 2047 क्या है, @100, ठीक है, @100 जब हमारा रहेगा हम तब तक, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को यहाँ पर दूर करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास क्या कर रही है, तो जागरूकता बढ़ा रही है, ठीक है। आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पर बीमारी ज्यादा होती है वहाँ पे 7 करोड़ लोगों को, ठीक है, हम यूनिवर्सल उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और उसके साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के बहुत सारे प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया को दूर करने का जो टारगेट है, ध्यान टारगेट आप लोग रखना, 2047 हमने यहाँ पर टारगेट तय किया हुआ है। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है,
तो एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इसको प्रभावित करता है, इसको तोड़ता है, और इस वजह से क्या होती है, एनीमिया की समस्या भारत में लोगों के अंतर्गत होने लगती है। और ये बहुत ही पेनिंग, मतलब बहुत ही दर्द वाली बीमारी होती है, ठीक है, जो कि बहुत परेशान करता है लोगों को। तो इसलिए सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिसऑर्डर को दूर करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर प्रयास कर रही है। टारगेट 2047 हमारे यहाँ पर तय किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर अपन देख लेना। इसके अलावा देखो एक गवर्नमेंट की नई स्कीम और है, ये स्कीम भी बेहद शानदार स्कीम है, ठीक है। नाम क्या है, भारत श्री। मैंने कहा ना गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं उनका नाम बड़ा खतरनाक रहता है। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा पीएम विकास, हमने देखा पीएम प्रणाम, हमने देखा पीएम श्री। एक श्री अन्न था वो अलग था, ठीक है, ये जो श्री अन्न था वो एक अलग था, और ये आपका भारत श्री यहाँ पर है, ठीक है। तो पीएम विकास, पीएम प्रणाम, भारत श्री, श्री अन्न, ये गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स है। अब भारत श्री है क्या भाई, देखो कह रहा कि भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ द इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसका अगर आप फुल फॉर्म करोगे तो ये फुल फॉर्म ये बनता है शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ द इंस्क्रिप्शन। इसको हम लोग कहते हैं भारत श्री स्कीम। भारत साझा शिलालेख, ये है क्या, तो 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को हम डिजिटलीकरण कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम के अंतर्गत कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसी पहल को हम लोग भारत श्री के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं, ठीक है। तो भारत श्री स्कीम क्या है, ध्यान रखना, भारत साझा शिलालेख है। भारत के 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को हम डिजिटलीकरण कर रहे हैं, उनको यहाँ पर रिकॉर्ड के तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं। एक डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम बनाया जाएगा जहां पर इसको रखा जाएगा, और ये पूरी स्कीम भारत श्री स्कीम कहलाती है, ठीक है। तो ये अभी तक आपने 4 इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर देखा, बाकी आपने देखा बहुत सारी स्कीम्स और भी हैं, ठीक है, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर आप लोगों को भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो हमारा प्रायोरिटीज के अंतर्गत है, 7 प्रायोरिटीज के अंतर्गत, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है। तो हम अर्बन सेक्टर में क्या कर रहे हैं, हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना कर रहे हैं, यूआईडीएफ की स्थापना कर रहे हैं। ये यूआईडीएफ है क्या, ये बात ध्यान समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग क्षेत्र होता है, ठीक है, प्राथमिकता प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो क्षेत्र होता है, ठीक है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र होता है ऋण के लिए, उसके लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जा रही है। इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो नेशनल हाउसिंग बैंक करेगा, ठीक है। प्रश्न ये बनेगा कि यूआईडीएएफ या यूआईडीएफ का जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो उसका मैनेजमेंट करेगा नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक आपको पता होगा दोस्तों, ये एक प्रकार की स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है। स्टेचुरी बॉडी इसलिए कि 1988 में इसके लिए एक अधिनियम लेकर के आया गया था, ठीक है। और आपको पता कि रिसेंट में ये गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। पहले इसमें आरबीआई का भी शेयर था, आरबीआई ने अपना शेयर गवर्नमेंट को बेच दिया है, तो अभी कंप्लीट तौर पे गवर्नमेंट ओन्ड एक एंटिटी है, ठीक है, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, नेशनल हाउसिंग बैंक। और यही नेशनल हाउसिंग बैंक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का क्या करेगी, मैनेज करेगी। पॉइंट क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा इस फंड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया गया है, ठीक है, जिसको मैनेज करेगा नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक एक 1988 में स्थापित एक स्टेचुरी बॉडी है, गवर्नमेंट ओन्ड है अभी कंप्लीट टाइम पे ये, ठीक है। और इसके लिए इस फंड के अंतर्गत हमने 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठा करने का एक टारगेट तय किया हुआ, ठीक है। 10,000 करोड़ रुपए आप इकट्ठा करेंगे। अब देखो भाई, इसके अलावा गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है सुशासन लाने के लिए भी ना बहुत सारे एफर्ट कर रही है। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने नागरिकों को कितनी सुविधाएं दे पा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास यहाँ पर किए ताकि लोग सरकार के साथ अच्छे से एक मित्रवत व्यवहार तौर पर यहाँ पर रहे। तो गवर्नमेंट ने किया क्या, जो कंपनी एक्ट 2013 है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, करीब 39,000 से अधिक, ठीक है, जो कंप्लायंसेस थे, जो अनुपालन किए जाने के लिए नियम बनाए गए थे, उन नियमों को हमने कम किया है। 39,000 से अधिक। समझना, अगर हम भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए वास्तव में ईज होना चाहिए। अगर आप एक कंपनी खोले और कंपनी को कंप्लीट रन कराने के लिए आपको गवर्नमेंट के 50,000 रूल्स फॉलो करने पड़े तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या की, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत उसने 39,000 से अधिक कंप्लायंसेस को यहाँ पर निरस्त किया है ताकि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर बढ़ा सके। इसके अलावा क्या किया है, इसके अलावा 3400 से अधिक ऐसे जो प्रोविजंस थे, ठीक है, उनको हमने डीक्रिमिनलाइज किया, गैर आपराधिकृत यहाँ पर किया है,
ठीक है। गैर अपराधीकरण, ये बहुत बहुत छोटे छोटे दंड रहे होंगे, इन दंडों को हमने गैर अपराधीकरण किया है, गैर अपराधी श्रेणी में डाला हुआ है, जो कि अपने में एक अच्छी बात है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंप्लायंस से रिड्यूस कर रही है ताकि लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिल सके गुड गवर्नेंस के लिए। इसके अलावा इसके लिए हमने एक जन विश्वास बिल भी लेकर के आया। ठीक है, हम एक विश्वास बेस्ड गवर्नेंस की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का सरकार में विश्वास रहे, और विश्वास को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, 42 सेंट्रल जो एक्ट्स हैं, जो केंद्रीय अधिनियम से, उनमें हमने अमेंडमेंट किया और उसके लिए हमने जन विश्वास विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किया। आपको पता है मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, वो जितने भी पुराने लॉज हैं जो काम के नहीं है, फिर जो सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए होते हैं, अगर आपको पता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर एक व्यक्ति को खिलाफ कोई ना कोई केस वहां पर दर्ज कर सकते हैं, आपको भी बताएं। ठीक है, क्योंकि हर काम, इतने सारे लॉज है ना कि उन सारे लॉज को फॉलो कर पाना इम्पॉसिबल है। तो अभी ये गवर्नमेंट जो रिसेंट में कार्य कर रही है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज में से अमेंडमेंट्स करते गई है। आप यहां पर देखो तो इसने कंप्लायंसेस रिड्यूस किया है। नंबर ध्यान में रखना, हो सकता है प्रश्न एग्जाम में पूछे कि गवर्नमेंट ने 39,000 कंप्लायंसेस को रिड्यूस किया। आप सोचो कि 39,000, इम्पॉसिबल बात कर रहे हो, 2-3 हजार किया होगा अधिक से अधिक। ध्यान रखना, 39,000 कंप्लायंसेस को हमने रिड्यूस किया है। 3400 से अधिक जो कानून थे उनको हमने डिक्रिमिनलाइज किया है, गैर अपराधीकरण किया है। ठीक है, एक पॉइंट ये ध्यान रखना। और जन विश्वास विधेयक के अंतर्गत हम 42 केंद्रीय अधिनियमों में अमेंडमेंट्स यहां पर बात कर रहे हैं। पॉइंट्स क्लियर है? ये सारी पॉइंट्स यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको पता है कि हमने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात भी किया हुआ है। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में बच्चों के लिए हम प्रॉपर प्रोविजंस करा रहे हैं, व्यवस्थाएं करा रहे हैं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पुरानी स्कीम है, उसको भी थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये सारी बात देखो। इसके अलावा आपने एक सुना होगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम को हमने आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत शिफ्ट किया है, कन्वर्ट किया है, एक न्यू एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट करें, जिसके अंतर्गत हम पूरे भारत में 500 ब्लॉक में टारगेट करेंगे। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो होगा आप लोग का, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत ही है। ठीक है, उसी के तर्ज पर है। ठीक है, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत 500 ब्लॉक को टारगेट किया जा रहा है। ये नंबर आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, 500 ब्लॉक यहाँ पर टारगेट किए जाएंगे। इसके अलावा आपने एक टर्म और सुना होगा अभी, एंटिटी डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर तो आप लोग पहले से जानते होंगे, जिसमें आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखे रहते हैं, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड और प्रूफ्स को, और वहां पर उसका एप्लीकेशन यूज ऑनलाइन तौर पर करते रहते हो। ठीक है, एक एंटिटी डिजी लॉकर भी स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य होगा कि जितने भी बड़े बड़े एमएसएमईज हैं, जितने ट्रस्ट हैं, ठीक है, इन ट्रस्टों के लिए एक एंटिटी डिजी लॉकर बनाया जाएगा, जहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, रख पाएंगे। तो एंटिटी डिजी लॉकर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, इसको भी ध्यान में रखना। इसके अलावा देखो, हम इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ की बात भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रीन ग्रोथ की बात भी कर रहे हैं, हम हरित विकास की बात कर रहे हैं, जो कि 7 प्रायोरिटीज के अंतर्गत हमारा शामिल था। इसमें कई सारी स्कीम यहाँ पर स्टार्ट किया गया, वो सारी स्कीम आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, देखो भाई कौन कौन सी स्कीम है, मैं याद कराता हूँ। ठीक है, पीएम प्रणाम आपने देखा क्या था, टू प्रमोट यूजेज ऑफ द अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों की जगह पे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का यूज करने के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिवाइज कर रही थी, कुछ सहायक राशि वहां पर दे रही थी, ये प्रमोट कर रही थी। ये पीएम प्रणाम स्कीम का एक पार्ट था। ठीक है, तो पीएम प्रणाम स्कीम आपने पहले भी देखा हुआ है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है, हरित ऋण कार्यक्रम इसको हम लोग कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हरित। अच्छा, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों कंफ्यूज मत होना, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कोई दिक्कत आ रही हो समझने में। देखो यहाँ पर ना, जैसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स लेकर चीजें चल रहा हूँ। आप देखो जहां पर भी मैंने ऐसे टर्म लिखा जो कि इंग्लिश में समझना थोड़ा मुश्किल होगा, मैंने जस्ट ब्रैकेट में उसके अंग्रेजी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इंग्लिश भी समझ में आ रही होगी, आई होप कि आप लोगों को हिंदी भी समझ में आ रहा होगा, और ये बाइलिंगुअल क्लास का जो मेरा टारगेट है यहाँ पे कंप्लीटली अच्छे से पूरा हो रहा होगा। ठीक है, देखो हरित ऋण कार्यक्रम, प्रश्न यहाँ पे पता है क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा दोस्तों कि ये किस अधिनियम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत हमने हरित ऋण कार्यक्रम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यहाँ पर एक स्टार्ट किया है। इसके अलावा क्या, गोवर्धन स्कीम, पुरानी स्कीम है लेकिन फिर से इसमें कुछ नया चेंजेस किया गया। नया चेंजेस ये किया गया कि हम 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, गोवर्धन स्कीम है क्या, आपको पता होगा, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन जो था, ठीक है, उसी को हम लोग गोवर्धन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और ये जो गोवर्धन है, इस गोवर्धन के अंतर्गत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लान यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। और उसके अंतर्गत आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 200 कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट होगा, संपीड़ित बायोगैस का यहाँ पर प्लांट होगा। ठीक है, और इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पर 300, ठीक है, यहाँ पर 300 क्लस्टर बेस्ड संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो 200 तो आपके कंप्रेस्ड बायोगैस हो गया।
ठीक है, इसका प्लांट यहाँ पर होगा, और 300 प्लांट यहाँ पर आप लोगों के होंगे दोस्तों, ठीक है, इन 500 के अंतर्गत वो क्लस्टर बेस्ड, ठीक है, क्लस्टर बेस्ड यहाँ पर प्लांट होंगे, ठीक है। एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो ये आप लोगों का गोवर्धन स्कीम था यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे दोस्तों, तो हमने सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर भी कार्य किया हुआ है, ठीक है। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट में अगर आप ध्यान दो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, तो हमने अमृत धरोहर फॉर द ऑप्टिमल यूजेज ऑफ द वेटलैंड, इसको हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, ठीक है। हम जितने भी वेटलैंड, जितने भी अर्ध भूमियां हैं, उनका वास्तविक और सही प्रकार से इफेक्टिव यूज करने के लिए हम एक नया स्कीम लेकर के आ रहे हैं। इसका नाम आपने सुना होगा मिस्टी प्रोग्राम, ठीक है। मिस्टी प्रोग्राम है क्या भाई? अगर मैं आपको उसको फुल फॉर्म बताऊं तो याद करने का तरीका बता रहा हूं। मिस्टी एम से स्टार्ट होता है, इसका मतलब है मैंग्रोव के लिए एक स्कीम है, ठीक है। तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट एंड द टेंजिबल इनकम, इसकी बात करता है, मैंग्रोव प्लांटेशन की बात करता है। और इसके लिए जो प्रश्न बनेगा एग्जाम में, ध्यान रखना, इसके लिए प्रश्न बनेगा कि हम कैंपा फंड प्लस हम मनरेगा फंड, इन दोनों का प्रयोग हम मिस्टी प्रोग्राम के अंतर्गत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, मिस्टी प्रोग्राम में कैंपा फंड और मनरेगा फंड दोनों का प्रयोग किया जाएगा। हम मैंग्रोव प्लांटेशन की बात करते हैं तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये आपका मिस्टी प्रोग्राम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ग्रीन ग्रोथ के लिए हम इतने सारे स्कीम यहाँ पर स्टार्ट करें। हरित ग्रिड कार्यक्रम जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत है, ये बात भी यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखना। इसके अलावा पीएम प्रणाम, गोवर्धन और आपका मिस्टी प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सारे प्रोग्राम यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, यहीं से एग्जामों में प्रश्न बनकर के आएगा। इसके अलावा हम ग्रीन ग्रोथ के लिए अन्य स्कीम भी लेकर के आए, जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक स्कीम में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे क्लास में आप लोग बताया था कि भाई हम इलेक्ट्रोलिसिस करके वाटर का इस प्रकार से हम हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं ताकि पर्यावरण प्रदूषण क्या हो, जीरो हो, ठीक है। हम जिस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्स से प्रोड्यूस हुई एनर्जी रहती है। ये सारी बात हमें ध्यान रखते हैं, इसको हम राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कहते हैं। और इसका जो टारगेट है वो टारगेट के 2030 तक हम 5 मिलियन मेट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन यहाँ पर हाइड्रोजन का कर पाए, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट की बहुत ही टारगेटेड स्कीम है, ठीक है। गवर्नमेंट इस अंदर बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, इसको भी यहाँ पर अपन ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट एक स्कीम यहाँ पर और स्टार्ट किया, इसका नाम है भारतीय, ठीक है, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स, ठीक है, भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र, ये स्कीम यहाँ पर स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य याद करके रखना, प्रश्न यहीं से बनेगा। ठीक है, सॉरी, देखो भाई, तो इसमें उद्देश्य गवर्नमेंट का यह है कि हम आने वाले 3 वर्षों में, ध्यान रखिएगा, हम आने वाले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रमोट कर सके। यहाँ पर नेचुरल एग्रो फार्मिंग की बात की जा रही है, और हम आने वाले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को यहाँ पर शामिल करना चाहते हैं। ये इस स्कीम का उद्देश्य है। अब प्रश्न क्या बनेगा कि हाल ही में गवर्नमेंट ने आने वाले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती के अंदर शामिल करने का लक्ष्य तय किया है? ऑप्शन देगा 10,000, 1 करोड़, 1 लाख, 1 करोड़, ठीक है। आप कंफ्यूज रहोगे क्या करना है, ठीक। तो याद करो 3 वर्षों में 1 करोड़ किसान तक हमको प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट पहुंचाना है। उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे उनको प्रोत्साहित करेगी, प्रमोट करेगी। और इसके साथ ही साथ हम 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र की भी स्थापना यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र की भी स्थापना करने वाले हैं, इसको भी यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की कुछ स्कीम यहाँ पर। अब देखो यूथ इंपावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है भाई, ठीक है। यूथ इंपावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम स्टार्ट की, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें 47 लाख यूथ को कवर किया जाएगा। एक स्कीम आपको यहाँ पर ये है। इसके अलावा देखो यहाँ पर तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। 50 डेस्टिनेशन टू बी सिलेक्टेड एंड डेवलप्ड एज कंप्लीट पैकेज फॉर द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन टूरिस्ट। हम घरेलू और विदेशी जो पर्यटक आएंगे उनके लिए हम 50 स्थलों को टारगेट करके वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। सेटिंग अप फॉर द यूनिटी मॉल इन स्टेट कैपिटल्स, ठीक है, राज्यों की राजधानी में। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ राज्यों की राजधानी नहीं, दरअसल यहाँ पर राज्यों की राजधानी के अलावा राज्यों के जो फाइनेंशियल कैपिटल्स होते हैं, ठीक है, जो उनकी आर्थिक राजधानी होता है वो भी शामिल है यहाँ पर आपका। इसके अलावा अगर कोई बहुत ही फेमस पर्यटक केंद्र किसी राज्य के अंतर्गत, वहां पर भी हम यूनिटी मॉल की स्थापना करने वाले हैं। यूनिटी मॉल क्या है भाई? यूनिटी मॉल का टारगेट यहाँ पर यह है कि फॉर प्रमोशन एंड द सेल ऑफ द ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
और जीआई और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो होंगे वहां के उस लोकल स्टेट के, उनके लिए हम एक यूनिटी मॉल स्थापित करेंगे, एकीकृत मॉल स्थापित करेंगे, जहां पर पर्यटक आकर के उस राज्य के संदर्भ में जो फेमस चीजें होंगी उनको खरीद सके और उनको देख सके। ठीक है, तो यूनिटी मॉल की स्थापना हर राज्यों के राजधानी में करने का टारगेट हमने इस बजट के अंतर्गत किया हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न पूछेगा यूनिटी मॉल क्या है। आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था लुलु मॉल एक होता है, ठीक है, जहां पर हम लोग घूमने जाते हैं, इसके अलावा यूनिटी मॉल का तो हमने सुना ही नहीं है। तो भैया ध्यान रख लो यूनिटी मॉल क्या होता है। ठीक है, लुलु मॉल तो है, वहां पे घूमने जाओ, बड़ा मस्त मॉल है, लेकिन लुलु मॉल मतलब हमने तो कई बार घूम चुके हैं। ठीक है, तो यूनिटी मॉल भी ध्यान रखना आप लोग को, प्रश्न एग्जाम में यूनिटी मॉल से आएगा, लुलु मॉल से प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखो भाई, अच्छा इसके बाद मैं आप लोग कुछ पॉइंट यहाँ पर और बताता हूँ जो कि एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि एक देखो, गवर्नमेंट ने कभी लघु बचत योजना यहाँ पर स्टार्ट किया महिलाओं और लड़कियों के लिए। क्या नाम है भाई? देखो, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है। ठीक है, नाम क्या है इसका? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, हम आने वाले 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 2025 तक हम क्या करेंगे, ठीक है, 2 साल टारगेट क्या है, अवधि क्या है इसकी, 2 साल की इसकी अवधि है। 2 लाख रुपए तक यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट के तौर पर 7.5% आपको इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि नॉर्मल बैंक में कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, ये इसकी पूरी स्कीम है। ठीक है, तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र ध्यान रखना, एक लघु बचत योजना है। इसके लिए मैक्सिमम जो इनकम यहाँ पर जो पैसा जमा कर सकते हो वो 2 लाख रुपए है। अवधि 2 साल की यहां पर है। ठीक है, तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 वर्षों के लिए और 25 तक के लिए हमने यहां पर स्टार्ट किया है। ठीक है, 7.5% यहां पर हम इंटरेस्ट उनको दे रहे हैं। ये बात यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा देखो, राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति देख लेते भाई। ठीक है, भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो यहां से अब स्कीम थोड़ी कम हो जाएंगी। यहाँ पर आपके कुछ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन जो होंगे ना, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखो क्या ना कि अगर हम डेफिसिट की बात करें, राजकोषीय घाटे की बात करें, तो फिजिकल डेफिसिट का ग्राफ दिखा रहा है आप लोगों को। क्या 2022-23 में हमने 6.4% जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट देखा था। हमारा अनुमान ये कि हम 2023-24 तक 5.9% का लक्ष्य अचीव कर जाएंगे। ठीक है, तो 6.4% फिजिकल डेफिसिट 2022-23 के लिए था। अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने 5.9% का यहाँ पर लक्ष्य तय किया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। और अगर आप ध्यान दोगे तो 2025-26 तक हमको फिजिकल डेफिसिट को अपने जीडीपी का 4.5% करना है। ये भी हमारा एक टारगेट है। ये तो 3 आप लोगों को पॉइंट ध्यान रखना है। अच्छा एक बात ध्यान और रखो, हमने फिजिकल डेफिसिट में क्या किया, यहाँ पर कमी किया है। फिजिकल डेफिसिट में हमारा कमी हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। हमारा टारगेट ये है, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अपने में एक बहुत बड़ी बात है। हमारा जो टारगेट है वो 6.4 की जगह पर 5.9% हुआ है। और आने वाले वर्षों में 2025-26 तक हम 4.5% ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट को सीमित करने का यहाँ पे टारगेट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखना। इसके अलावा आप देखो, टैक्स रिसिपिएंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, हम कितना टैक्स कलेक्शन यहाँ पर करते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया था कि आपको पता है जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से ज्यादा था। ये बात हमने आपको समझाया भी था, अपने यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को दिखा हुआ है। इसके अलावा कह रहा है कि अगर आप देखो तो 2022-23 में हमने 11.1% ऑफ जीडीपी टैक्स कलेक्शन किया हुआ है, जो कि 2023-24 में 11.1% ही रहेगा, लगभग बराबर रहेगा। यहाँ पर आपका कोई गड़बड़ नहीं रहा है। 2022-23 छोड़ो, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये आंकड़ा। 2022 ये आंकड़ा नहीं, ये आंकड़ा देखो, 2021-22 में हमने 11.4% जीडीपी का टैक्स कलेक्ट किया था, जो कि घट करके 10.7% हमारा अनुमान था। हालांकि हमने 11.1% तक रखा है, जिसमें कमी आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो ट्रेंड इन टैक्स रिसिपिएंट जो है उसमें आपको यहाँ पर कमी देखने को मिला है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आप लोगों से कुछ टैक्स आंकड़े आप लोगों को डिस्कस किए थे, वो भी अपने में ध्यान रखे रहना, रिविजन कर लेना दोबारा से बात। ठीक है, देखो इकोनॉमिक सर्वे और बजट अगर इस क्लास का आप रिवाइज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा पूरी क्लास करने का। इससे अच्छा बजट डिस्कशन कहीं पर नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स को, सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करके एक सिंपल सी क्लास में 1 घंटे क्लास में आप लोगों को देने का प्रयास यहाँ पर किया है। हालांकि 1 घंटा हो चुका है, मुझे लगता है कि अभी आप लोगों का आधा नहीं 15-20 मिनट और लगेगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। अच्छा इसके अलावा स्टेट्स के लिए भी हमने फिजिकल डेफिसिट का एक अनुमान यहाँ पर तय किया। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट अलाउड टू स्टेट, कितना स्टेट्स को अलाउड है इसकी बात कह रहा है कि जो स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनका स्टेट्स को 3.5% रखने का अनुमति यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 3.5% रखने का अनुमति स्टेट के यहाँ पर दिया गया है। इसकी बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, हमारा टारगेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का 4.5% कब तक, 2025-26 तक। स्टेट को 3.5 का हमने टारगेट दिया हुआ है। हमने कितना फिजिकल डेफिसिट किया है, 2022-23 में हमने 6.4% किया जीडीपी का, और 2023-24 हमारा अनुमान है कि हम 5.9% फिजिकल डेफिसिट में
रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो प्रश्न एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कहां से पैसा आता है और कहां से पैसा जाता है। ठीक है, इसको भी बार देख लेते हैं। ठीक है, आखिरी में कुछ पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान रखना। जैसे कल डिस्कशन ग्रुप में किसी ने कमेंट किया था, सर ये तो प्रश्न प्रीवियस में पूछा हुआ है लेकिन इसके आंकड़े हर साल चेंज होते हैं, कैसे याद करें? कैसे याद करना है, बस देखो, सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट खर्चा कहां पर करती है? गवर्नमेंट पैसा करती है इंटरेस्ट पेमेंट करने में। ठीक है, जो लोन ली रहती है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने में अपने पूरी इनकम का 20% इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा करते हैं। ध्यान रखना, तो गवर्नमेंट 20% इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा करती है। इसके बाद 18%, ठीक है, जो गवर्नमेंट टैक्स का ड्यूटी स्टेट का शेयर करती है उस पर खर्चा करती है। ठीक है, राज्यों के अनुदान पर हम 18% खर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे जो हाईएस्ट खर्चा गवर्नमेंट का है वो इंटरेस्ट पेमेंट का, सेकंड राज्यों को अनुदान देने का, और उसका आप लोगों का थर्ड आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं का। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला क्या कि इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा, फिर स्टेट्स को अनुदान, फिर आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। ये 4 क्रम बस आप लोग ध्यान रखे रहना। ठीक है, ये 4 क्रम ध्यान रखना कि पैसे खर्चे गवर्नमेंट के यहाँ पर होते हैं। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया, अभी डिस्कशन ग्रुप में कल ही किसी ने मुझसे पूछा था कि सर इसका आंसर क्या होगा, मैंने कहा कि कल क्लास में डिस्कस ही कर दूंगा। ठीक है, तो ये आंकड़े यहाँ पर आप लोग देखो। फिर क्या है, रुपीज कम फ्रॉम, पैसे आते कहां से, इसका भी आंकड़े पर आपने देख लो। क्या कि 34% सबसे ज्यादा पैसा आता है वो आता है बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी से गवर्नमेंट के पास। ठीक है, गवर्नमेंट जो उधार लेती है, ठीक है, उधरवा लेती है 34%, इसलिए तो 20% इंटरेस्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 34% हमको उधार लेकर के मिलता है, 17% हमको जीएसटी और अदर टैक्सेस से कलेक्शन मिलता है, इसके बाद 15% कॉर्पोरेशन टैक्स, 15% इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम और कॉर्पोरेशन टैक्स आपको बराबर है यहाँ पर टोटल कलेक्शंस का। ध्यान रखना, ये जो रेशियो आप लोग देख रहे हो ना, 15%, 15%, 17%, ये टोटल रिसिपिएंट जो भारत को जितना टोटल पैसा प्राप्त होता है उसका रेशियो है। कल की इकोनॉमिक सर्वे क्लास में मैंने जो आप लोगों को आंकड़ा बताया था वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन के अंतर्गत जीएसटी और कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स का रेशियो था, जहां पर मैं आपको इनकम टैक्स 26% और कॉर्पोरेशन टैक्स 26% बताया था। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने कल तो कुछ और बताया था, आज आप कुछ और बता रहे हो। हमने जो सेट हमारा था, हमने उसको सेट को चेंज कर दिया। कल की क्लास के अंतर्गत जब मैं 26% बता रहा था, तब क्लास के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई टोटल टैक्स कलेक्शन जो होता है उसमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स का रेशियो कितना होता है। ध्यान है ना, भूलना मत भाई, ये कंफ्यूज मत होना। आज की क्लास में जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वो टोटल गवर्नमेंट को जो पैसे प्राप्त होते हैं, टैक्स के अलावा जो पैसे प्राप्त होते हैं गवर्नमेंट को, उनमें से कलेक्शन बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट उधार लेती है 34%, 17% जीएसटी, 15% कॉर्पोरेशन, 15% इनकम टैक्स। ये क्रम ध्यान रखे रहना आप लोग। ठीक है, प्रश्न यहीं से बन करके आएगा। ठीक है, प्रश्न यहीं से बन कर आएगा। इसके अलावा यूनियन एक्साइज ड्यूटी आता है 7% का, 6% नॉक्स टैक्स रिसिपिएंट आता है और 4% कस्टम ड्यूटी आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पैसा कहां से आया, पैसा कहां से गया, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, मैं गारंटी ले रहा हूं इससे प्रश्न कई बार पूछा गया, तो याद कर लेना एक बार। ठीक है, एटलीस्ट 4 हाईएस्ट के जो क्रम है वो क्रमों तो याद कर लेना कि क्रम क्या है, कि गवर्नमेंट पैसा ज्यादा खर्चा कहां पे करती है, तो उधार देने, इंटरेस्ट पेमेंट करने में खर्चा करती है, फिर अनुदान देने में, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम और फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्चा करते हैं। ठीक है, क्रम ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अब देखो, गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब चेंज किया, मैंने आप लोगों ने डिस्कस किया, टैक्स स्लैब हमने चेंज किया रिसेंट में अपने यहाँ पर। ठीक है, चेंज क्या किया देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल जो हमारे पास पहले स्कीम्स थी, हमने उसके बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर किए। हमने एग्जाम्पशन जो लिमिट होती है उसको 3 लाख तक यहाँ पर बढ़ा दिया है। ठीक है, अभी 0 से 3 लाख पर आपका नील टैक्स लगेगा, 3 से 6 लाख पर 5 लाख टैक्स लगेगा और 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 पर 10, 15, 20 और 30। तो आप देखो तो 5 स्लैब यहाँ पर टैक्स का हमने बनाया। पहले ये 6 स्लैब था, पहले 6 स्लैब था, उसको हमने कम करके 5 स्लैब कर दिया। आप देखो यहाँ पर पहले कितना स्लैब था, ठीक है, कर की दर वर्तमान आयकर ये है ना आप लोगों का। तो पहले 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, पहले आप लोगों का 6 स्लैब था। अभी हमने क्या किया है, हमने एक 25 स्लैब वाला जो था उसको हमने यहाँ पर घटा दिया, उसको हमने हटा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो, इसको हमने पूरा यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है। तो अभी हमारे पास 5 टैक्स स्लैब रह गए। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर आपने यहाँ पर बताया कि 0 से 3 लाख वाले के लिए नील टैक्स है और 3 से 6 लाख वालों पर टैक्स लग रहा है 5% का। फिर हम ये क्यों सुनते हैं कि 7 लाख तक टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो एग्जम्पशन लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ाई है वो बढ़ा दी 3 लाख तक के लिए, और आपको गवर्नमेंट खुद को छूट के लिए आपको कुछ फॉर्मेट देती है कि आप इन चीजों में इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हो। तो आप 7 लाख रुपए तक अगर इनकम कर रहे हो तो अपने टैक्स को बचा सकते हो, इसकी बात यहाँ पर बताया गया है। ठीक है,
स्कीम ध्यान रखना 5%, 10%, 15, 20 और 30% का यहाँ पर तय किया हुआ है। मैक्सिमम जो टैक्स स्लैब हमारा वो 30% का टैक्स स्लैब है, ठीक है। तो अगर आप 15 लाख से अधिक कमा रहे हो तो आप पे 30% का टैक्स यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, नया टैक्स सिस्टम आप लोग का यहाँ पर ये। इसके अलावा देखो गवर्नमेंट ने एक काम और किया, गवर्नमेंट ने क्या है कि अगर आप अपने फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में चेंज कर रहे हो तो हम उसको कैपिटल लाभ नहीं मानेंगे, ठीक है। हम उसको कैपिटल लाभ नहीं मानेंगे और उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने आपको बताया ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट कर सके, हम फिजिकल गोल्ड को कम कर सके। इस बात के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया स्कीम लेकर के आया कि हम उसको पूंजीगत लाभ नहीं मानेंगे और उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर देखे। इसके अलावा 2-3 बजट के अंतर्गत कुछ टर्म्स और, जैसे कि एक टर्म था, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लैब ग्रोन डायमंड्स, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर ये दिया गया था, ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होता है, तो प्राकृतिक जो हीरा होता है ना उसी की नकल करते हुए एकदम केमिकली, फिजिकली और प्रकाशीय तौर पर नकल करते हुए हम लैब में एक डायमंड का निर्माण करते हैं। ये डायमंड एकदम असली डायमंड की तरह से होता है और इसलिए इनमें अंतर कर पाना मुश्किल होता है, इसको हम लैब ग्रोन डायमंड कहते हैं। गवर्नमेंट अभी भारत में लैब ग्रोन डायमंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो लैब ग्रोन डायमंड आप ध्यान रखना, एक टर्म यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। इसी की तरह से गवर्नमेंट ने बजट के संदर्भ में, स्कीम के संदर्भ में जितने पॉइंट्स दिए थे वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया। अब आप लोग काम क्या करना है, काम आप लोग को ये करना है, जितने स्कीम्स हमने डिस्कस किया, ठीक है, मैंने सारे स्कीम्स में क्या क्या चीजें सब डिस्कस कर दिया आप लोगों से। पीएम विकास, पीएम प्रणाम, भारत श्री, ठीक है, मिस्ट्री प्रोग्राम, ठीक है। आप देखो यहाँ पर तो हरित ऋण कार्यक्रम तो मैंने आपको बता दिया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 के अंतर्गत है, ठीक है। आप ये सारी स्कीम देख लो। इसके बाद आप देख लो यहाँ पर कि ठीक है, बाकी जितने स्कीम थे, यूनिटी मॉल, ठीक है, ये सारे स्कीम्स किस मंत्रालय के अंतर्गत है, इस पर आप लोगों को एक बार वर्क करना है। इस पे वर्क करिए, इसको एक बार ढूंढिए, सर्च करिए, नोट करिए। बजट आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बजट की एक पूरी क्लास हमने यहाँ पर ले लिया। सेंट्रल बजट मैंने आप लोगों को करा दिया है। यूपी स्टेट का जो बजट रहेगा वो मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराने वाला हूँ, तो यूपी स्टेट का बजट भी मैं करा दूंगा। इस प्रकार से करंट अफेयर्स की तरफ हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं यार आप लोग प्रिपरेशन बहुत सादा तरीके से कर रहे हो। देखो एक बात समझना, मैं बहुत लॉजिकल फॉर्मेट में आप लोगों को बातें समझा रहा हूं। अभी तक आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत एफर्ट किया है। लास्ट टाइम अगर आप मेहनत में थोड़ी सी कमी रहने रखोगे ना, परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं। सजेशन ये कि अपने समय का सदुपयोग करो। सदुपयोग करना कैसे भाई, आपको 1 मिनट का जो शॉर्ट, 60 सेकंड का शॉर्ट देखने बैठते हो ना, ठीक है, आप सोचते कि 60 मिनट हम यूट्यूब पर एक रील्स देख लेंगे, इंस्टाग्राम पर एक रील्स देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। 60 सेकंड क्या होता है, 60 सेकंड का वास्तव में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन समस्या है कि जब आप 60 सेकंड देखना प्रारंभ करते हो तो 60 सेकंड कब 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप 60 रील तो एक बार बैठे बैठे देख जाते हो और 1 घंटा आपका निकल जाता है। तो अब से लेकर के एग्जाम तक एटलीस्ट आप सभी, ठीक है, अपने जो आपकी एडिक्शन है, ठीक है, गलत एडिक्शन है, उनसे दूर रहने का प्रयास करो, ठीक है। मोबाइल का प्रयोग कम करो, ठीक है। फोन पर बातचीत थोड़ी सी कम कर दो। अपने सामने वाले पार्टनर को समझा दो कि भाई अभी मेरा एग्जाम आ रहा है, एग्जाम तक हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेते, तुम भी अपना काम कर लो, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ, एग्जाम बाद मस्त बातचीत किया जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, अपने टारगेट को, अपने गोल की तरफ थोड़ा मोटिवेटेड होइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर आप लोगों को पूरी प्रिपरेशन में अब से लेकर के एग्जाम तक में कोई भी दिक्कत आती है, इमोशनल और या फिर कोई मेंटल प्रेशर, कोई भी समस्या अगर आती है, आप लोग कमेंट करो, हम लोग से बातचीत करो। हम लोग बातचीत करने को हमेशा रेडी यहाँ पर आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो एक एफर्ट है, आप लोग इससे जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को क्रैश कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है, 1000 रुपए में कंप्लीट क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, करंट अफेयर्स, सब चीज यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। 1000 रुपए उस बैच का फाइनल प्राइस है, ठीक है। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। जिनको भी ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप लोग को नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सभी को जय हिंद दोस्तों, जय भारत। क्लासेस के कैसी लगी ये मेरा कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ जितने स्कीम्स का मैंने मिनिस्ट्री आप लोगों को बताने को कहा है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। सभी को जय हिंद।